नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सोनिया गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की, यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच तेज हुई लड़ाई की। जानेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने दिए क्या संकेत, उत्तराखंड में बीजेपी क्यों दिख रही है परेशान। बात करेंगे बंगाल में बीजेपी विधायकों की बगावत की, ओमिक्रॉन के डर से दिल्ली में बंद होते बाजारों की, और बुलेटिन के आखिर में बात योगी राज के नए कारनामे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों की कर्ज माफी के अपने वादे को पूरा करने की तैयारी में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार। एक मुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को भेजा प्रस्ताव, जल्द ही कर्ज माफी का होगा ऐलान। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की कैबिनेट का हुआ विस्तार, 2 मंत्री हुए शामिल। बीजेपी विधायक कमल गुप्ता और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने ली मंत्री पद की शपथ। पीएम के काफिले में शामिल हुई अब करोड़ों की कार मर्सिडीज मेवैक एस 650 में चलेंगे पीएम मोदी। 12 करोड़ है नई कार की कीमत। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 477 अंकों की तेजी के साथ 57,897 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 147 अंकों की तेजी के साथ 17,233 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे। स्थापना दिवस पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ बोली सोनिया गांधी, देखिए रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज यानी 28 दिसंबर को अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज मैदान में देश के विभिन्न प्रांत के राजनीति और सामाजिक विचारधारा के लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हुए थे। ये राजनीतिक एकता एक संगठन के रूप में बदल गई, जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आज इस अवसर पर पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा, वे खुद को एक ऐसी भूमिका देने के लिए इतिहास को फिर से लिख रहे हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र की बेहतरीन परंपराओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन विनाशकारी ताकतों से हम लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने आगे कहा, नफरत और पूर्वाग्रह में बंधी विभाजनकारी विचारधाराएं और जिनकी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, अब हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर कहर ढा रही हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। राहुल गांधी ने लिखा, हम कांग्रेस हैं, वो पार्टी जिसने हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की और हमें इस धरोहर पर गर्व है। कांग्रेस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। बता दें कि कांग्रेस लगातार खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और अभी हुए उपचुनावों में आए नतीजों ने इस बात के संकेत भी दिए थे कि अब देश में मोदी लहर का असर कम हो रहा है और देश की जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जयपुर में महारैली का भी आयोजन किया था। जो हकदार नहीं वो नए सिरे से इतिहास लिख रहे हैं। सोनिया का ये तंज बीजेपी पर था, लेकिन इस समय इतिहास लिखने की नहीं बनाने की बातें हो रही हैं और निशाने पर है यूपी विधानसभा चुनाव। 3 दशक से यूपी में कोई भी दल लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाया है। ऐसे में सवाल, यूपी में बीजेपी नया राजनीतिक इतिहास बनाएगी या 3 दशक की परंपरा कायम रहेगी। बीजेपी की सत्ता बरकरार रहे, इसके लिए आज पीएम कानपुर में थे, तो 3 दशक की परंपरा कायम रखने के लिए अखिलेश उन्नाव से बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। विधानसभा चुनावों के चलते यूपी में इस वक्त हलचल बनी हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियों और जनसभाओं के जरिए अपनी ताकत दिखा रही हैं, जिसके चलते आज पीएम मोदी कानपुर पहुंचे तो वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे थे। आज यूपी में जमकर वार पलटवार का दौर देखा गया। पीएम मोदी आज कानपुर मेट्रो के पहले यात्री बने। इसके अलावा वो IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। वहीं अपने आज के कार्यक्रम में भी पीएम अखिलेश यादव पर तंज कसना नहीं भूले। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों बक्से भर भर के नोट मिले हैं, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये मोदी ने किया है। उनके शासन में भ्रष्टाचार का इत्र उत्तर प्रदेश में फैला था, वो सबके सामने आ गया है, जिससे उनके मुंह पर ताला लग गया है। नोटों का पहाड़ ही उनकी उपलब्धि और सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के लोग सब समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना विजय रथ लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने भी पीएम को आड़े हाथों लिया और कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर भाजपा पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा, गलती से भाजपा ने अपने ही कारोबारी पर छापा मारा है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी इत्र सपा MLC पुष्पराज जैन ने लॉन्च किया था।
ना कि पीयूष जैन ने। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा ने डिजिटल भूल से अपने ही व्यवसायी पीयूष जैन के यहाँ छापा मारा। छापेमारी का ये सवाल उठा है जीएसटी विभाग की कार्रवाई से, जिसमें बाद में आईटी और ईडी भी शामिल हो गए। आयकर और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गत दिनों छापेमारी में कानपुर में इत्र व्यापारी के घर से लगभग 257 करोड़ रुपए नकद, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद की गई थी। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जिसके बाद यूपी का सियासी पारा गर्मा गया है। अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पार्टियों को मुद्दा जरूर मिल गया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और तेज होगा। चुनाव 5 राज्यों में है और इसके परिणाम का असर पूरे देश में दिखाई देगा। इसीलिए पीएम मोदी ने खुद पार्टी के प्रचार की कमान संभाल रखी है। लेकिन चुनाव हो भी रहे हैं या नहीं, ये सवाल जरूर लोगों के मन में उठ रहा है। इसका जवाब जनवरी के पहले सप्ताह में मिल सकता है। वैसे संकेत तो यही मिल रहे हैं कि चुनाव समय पर ही होंगे। आज चुनाव आयोग की टीम यूपी में थी, तो क्या बोले आयोग के अधिकारी, देखिए ये रिपोर्ट। 2022 की शुरुआत में ही यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन की तेज होती रफ्तार भी डराने लगी है। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकारियों की एक टीम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी में मौजूद है। इस टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कर रहे हैं। ये टीम विधानसभा चुनाव से पहले की जाने वाली अहम तैयारियों का जायजा ले रही है। इस दौरे के दौरान टीम के सदस्यों ने कहा कि 5 में से किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालना मुमकिन नहीं है। हम समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग की टीम अपने 3 दिन के दौरे पर इस बात का जायजा भी लेगी कि चुनाव के दौरान कोविड-19 से निपटने और संभावित तीसरी लहर को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देश पर केंद्र सरकार चुनावी राज्यों में टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का फैसला कर चुकी है। दरअसल चुनावों को लेकर आयोग दोहरी मुसीबत में फंस गया है। समय पर चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव के चलते अगर कोरोना नियंत्रण से बाहर हुआ तो इसका दोष आयोग के सिर ही जाएगा। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे। मद्रास हाईकोर्ट ने तो इसे लेकर चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी कर दी थी। इसीलिए चुनाव आयोग इस बार हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। यूपी पहुंची चुनाव आयोग की टीम जमीनी हकीकत से रूबरू होगी। इसके बाद एक बार फिर तमाम अधिकारियों की दिल्ली में बैठक होगी। जरूरी हुआ तो राजनीतिक दलों के साथ भी चुनाव आयोग के अधिकारी बैठक कर सकते हैं। इसके बाद जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ओमिक्रॉन को देखते हुए यूपी विधानसभा चुनाव 3 से 4 चरण में कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से तो यही संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे। अगर स्थितियां नियंत्रण से बाहर हुई तो फैसले बदले भी जा सकते हैं। आयोग चुनावों को लेकर फैसला जल्द ही होगा, लेकिन चुनाव के फैसले से पहले उत्तराखंड बीजेपी में फासले बढ़ते जा रहे हैं। हरक सिंह रावत की पार्टी नेताओं से बढ़ती दूरी और कांग्रेस से करीबी अब बीजेपी को परेशान कर रही है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरक रावत कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्यों हरक रावत के कांग्रेस में जाने की लग रही हैं अटकलें, देखिए रिपोर्ट। हरक सिंह रावत ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। हाल ही में उन्होंने धामी कैबिनेट से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ भी कर दिया। वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी नहीं कर रहे थे। बाद में हरक सिंह ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात तभी की जब उनकी हर बात मान ली गई। चुनावों के समय हरक रावत की नाराजगी से होने वाले नुकसान को देखते हुए बीजेपी ने उनके सामने झुकने में ही भलाई समझी। हरक सिंह ने बाद में कहा भी कि उनके काम करने का ये ही स्टाइल है, काम दबाव बनाकर ही कराया जा सकता है। बीजेपी की ओर से भी दावा किया गया हरक रावत कहीं नहीं जा रहे, वो बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन अब हरक रावत के कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात की खबर ने सियासी पारा गरमा दिया है। दून के होटल में दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात की खबर से बीजेपी परेशानी में घिरती दिखाई दे रही है। राज्य खुफिया विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए और जिस होटल में ये दोनों नेता ठहरे हुए थे वहां होने वाली हर घटना पर नजर रखी जाने लगी। हरक रावत से जब इस मुलाकात का कारण पूछा गया तो उन्होंने हरीश रावत से मुलाकात की बात से ही इनकार कर दिया। लेकिन उनके बयान ने ये संकेत जरूर दे दिए कि आने वाले समय में राज्य में बहुत कुछ होने वाला है। हरक रावत भले ही मुलाकात से मना कर रहे हो, लेकिन हरीश रावत के करीबियों का दावा है कि दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। जिस समय हरीश रावत होटल पहुंचे, हरक रावत होटल की लॉबी में ही बैठे थे। हरीश रावत भी जाकर वहीं बैठ गए। दोनों रावतों को देखकर होटल में हलचल बढ़ी तो वो अपने अपने कमरे में चले गए। अब इसे संयोग कहें या पहले से ही की गई प्लानिंग, दोनों नेता एक ही होटल में एक ही फ्लोर पर ठहरे हुए थे और दोनों के रूम भी आसपास ही थे। साफ है हरक सिंह रावत चुनावों से पहले बड़ा फैसला कर सकते हैं। उनके साथ आधा दर्जन विधायक भी पाला बदलने को तैयार हैं।
उत्तराखंड बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। हरक सिंह रावत को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी चुनावों से पहले किसी भी बड़े नेता को खोना नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी अपने नेताओं को रोकने में नाकाम दिख रही है। सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी में ही बगावत नहीं दिख रही, पश्चिम बंगाल में भी हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, जहां पार्टी विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों के बाद से दल बदल का खेल जारी है और वहां बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल उत्तर 24 परगना के 5 भाजपा विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने के बाद अब बांकुड़ा के 4 विधायकों ने बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है। इसे विधायकों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में भाजपा ने नई राज्य समिति की घोषणा की थी, जिसमें मतुआ समुदाय के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने भी अपनी पूर्व पार्टी पर कटाक्ष किया और संभावना जताई कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल के विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ने वाले 5 असंतुष्ट विधायक अब पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि नए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के चलते सुप्रियो से इस्तीफा ले लिया गया था, जिससे वो नाराज हो गए थे और 3 महीने पहले बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। सुप्रियो ने ट्वीट किया, भाजपा में एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं, आज 5 और चले गए। शिव बाबू अब तक कैलाश पर्वत पर जा चुके होंगे। यदि आप बंगाली केकड़ों को ढूंढना चाहते हैं जो आपको पीछे से खींचेंगे तो मुरलीधर लेन पर जाएं। बता दें कि बांकुड़ा के विधायक नीलाद्रिशेखर दाना, ओंदा के विधायक अमरनाथ शाखा, सोनामुखी के विधायक दिवाकर घरामी और इंदास के विधायक निर्मल धाड़ा ने ग्रुप छोड़ दिया है। इससे पहले मुकुटमोनी अधिकारी राणाघाट दक्षिण, सुब्रत ठाकुर गायघाट, अंबिका रॉय कल्याणी, अशोक कीर्तनिया बोनगांव उत्तर और असीम सरकार हरिंगघाटा ने व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया था। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। 2 दिन में 9 विधायक बीजेपी से दूर जाते दिख रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो जल्दी पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या आधी रह जाएगी। बीजेपी को अपने विधायकों को बचाने की चिंता है, तो इस समय पूरा देश एक नई चिंता में फंस गया है। ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारों की पाबंदियां भी ओमिक्रॉन की रफ्तार नहीं रोक पा रही हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे। राज्य सरकारें इसे लेकर कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई थी और अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं बनने लगी हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। ऑक्सीजन की परेशानी से निपटने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने भी रेलवे को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार होने को कह दिया है। इसके बाद रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ही इसकी जरूरत होगी तुरंत ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने लगेगी। कोरोना की दूसरी लहर के समय 18 अप्रैल से रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की थी। करीब 480 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर 35,000 टन से ज्यादा ऑक्सीजन 15 राज्यों तक पहुंचाई गई थी और अब इसकी फिर जरूरत पड़ने की संभावना जताई जाने लगी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों पर भी लॉकडाउन लगाने का फैसला छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में कई जगह नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं और ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब दिल्ली में सख्त पाबंदियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली सरकार की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम शिक्षण केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया है। शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की परमिशन दी जाएगी। गैर जरूरी सामान की दुकानें और निवन के नियम से खुलेंगी। मेट्रो में 50% लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी। सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। सभी तरह के धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और बुलेटिन के आखिर में बात नाम की सियासत की। बीजेपी सरकार में अभी तक सिर्फ सड़क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जिसके बाद से विपक्ष कटाक्ष भी करने लगा था कि इस सरकार का बस चले तो ये इंसानों के नाम भी बदल देगी, हमारे और आपके नाम भी बदल दिए जाएंगे। ये बातें विपक्ष तंज कसते हुए कहता था, लेकिन विपक्षी दलों की ये मजाकिया बातें अब सच होती दिख रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि योगी है तो कुछ भी मुमकिन है। देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, शहरों, जिलों, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के भी नाम बदल दिए गए हैं। वहीं यूपी में ये काम ज्यादा रफ्तार से देखा जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ जगहों के नाम बदले जा रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सरकार ने व्यक्ति के ही नाम बदलना शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत हुई है इतिहास से। दरअसल योगी सरकार ने मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर अब अकबर प्रयागराजी कर दिया है। मामला यही नहीं थमा।
तेग इलाहाबादी और राशिद इलाहाबादी जैसे शायरों के नाम भी बदले जा चुके हैं। यूपी शिक्षा विभाग के इस कारनामे से बवाल मच गया है। दरअसल यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट पर शायरों के नाम के आगे लगे टाइटल को बदलने के लिए अबाउट इलाहाबाद वाले कॉलम में प्रयागराज जी कर दिया है। इसकी आलोचना शुरू होने के बाद पूरे मामले से आयोग के अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा खुद को अनजान बता रहे हैं। आपको बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upHESC.org के अबाउट अस कॉलम में अबाउट इलाहाबाद सब कॉलम दे रखा है। इसमें प्रयागराज का इतिहास लिखा गया है। 462 शब्दों में लिखे गए इतिहास में जहां हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, उसमें अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी लिखा गया है। इसके अलावा तेग इलाहाबादी को तेग प्रयागराजी और राशिद इलाहाबादी को राशिद प्रयागराजी लिखा गया है। यानी योगी सरकार के इस कदम को देखकर कहा जा सकता है कि विपक्ष के आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, तो अब देखना होगा कि विपक्ष कैसे सरकार को घेरता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।